आदाब, मैं ज़ीशान काजी। अरविंद केजरीवाल को आज भी बेल नहीं मिली। आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। कोर्ट ने कहा अभी सुनवाई बाकी है, या तो परसों पूरी होगी या अगले हफ्ते। आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ईडी से सवाल कर रहा है, अंतरिम जमानत की बात कर रहा है, उसके नेता चुनाव तक के लिए बाहर आ सकते हैं, मगर उसका इंतज़ार और लंबा हो गया। इसलिए आज की सुनवाई वहीं पर है जहाँ 30 अप्रैल और 3 मई की सुनवाई की समय थी। कोर्ट के वही मजबूत जवाब, ईडी के मजबूत जवाब, लेकिन जेल में केजरीवाल। तब तक सुनीता केजरीवाल को ही मोर्चा संभालना होगा। दिल्ली में सुनीता केजरीवाल ने रोड शो शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता इस वक्त जेल में हैं: केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। अरविंद और जैन इस पार्टी के प्रमुख प्रचारक हैं। दोनों के गैर हाजिरी में ये पार्टी बिना नेताओं की लग रही है। संजय सिंह भोपाल, राय, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे, आतिशी सिंह में मोर्चा संभाला हुआ है, मगर कार्यकर्ताओं को पार्टी का कुल चेहरा एक नेता का इंतजार है। आज 7 मई को जब तीसरे चरण का मैदान जब चल रहा था, उन्हें इंतजार था कि केजरीवाल के बाहर आने की खबर भी आ जाएगी। वो खबर आई नहीं। आज गुजरात में सभी सीटों पर मतदान हो गए। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया था। इस वक्त भावनगर और भरूच की सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन केजरीवाल प्रचार करने गुजरात नहीं जा सके। हम इस वीडियो में सुनीता केजरीवाल के रोड शो पर भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं सहारा अधिकार ऑफिशियल। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को लेकर जो बहस हुई है, उसे हर नागरिक को एक बहस नहीं, इस बहस को हर नागरिक को 10 बार सुनने की ज़रूरत है। जी हाँ, इस बहस को हर नागरिक को 10 बार सुनने की ज़रूरत है। सारी बहस हम यहाँ हूबहू हम पेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुख्य बातों को ज़रूर रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में गौतम नवलखा के मामले की भी सुनवाई होने वाली थी, हाउस अरेस्ट की जगह बदलने को लेकर, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। तब कोर्ट ने कहा जब भी मामले की सुनवाई होती है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हाजिर नहीं होते। हर बार मामला बिना सुनवाई के टल जाता है। अब ये अगले हफ्ते के लिए टल गया। अब ये उन्हें आखिरी मौका दिया गया है। ये केजरीवाल से बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन पता चलता है कि स्टे इन मामलों में किस तरह की धूप छांव का खेल खेलता है। इसलिए केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उसे गौर से समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आसपास के मामलों को देखिए 7 मई को कर्नाटका के बाकी 14 सीटों के लिए मतदान हो गए। प्रज्वल रेवन्ना मतदान होने से पहले नहीं आया, वरना विवाद होता, जनता को पता चलता उसकी करतूत क्या है। मगर एक मुख्यमंत्री जेल में है, उसे जमानत नहीं मिली। कुछ कानूनी बारीकियों को छोड़ भी दे तो आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिबानकर दत्ता के बेंच के सामने ईडी ने जिस तरह से दलील पेश की, जमानत का विरोध किया, उसे लेकर हर किसी को चिंता करनी चाहिए। अगर एक सीएम को इस तरह की कमज़ोर और बेतुकी दलीलों के आधार पर जेल में डाला जा सकता है, तो फिर इस देश में किसी भी आम आदमी की संवैधानिक चीज़ें सुरक्षित नहीं हैं। कोर्ट ने 3 मई और आज की सुनवाई पर जोर दिया कि पीएमएलए के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका पैमाना उच्च स्तर का होना चाहिए, यानी हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अगर पीएमएलए में उसे या किसी मंत्री या किसी नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो सारी सामग्रियों को ठोक बजाकर देख लेना चाहिए, तब गिरफ्तारी होनी चाहिए। हर किसी को ये बात समझनी चाहिए कि क्यों कहाँ जा रहा है कि ईडी जब किसी को गिरफ्तार करे तब सारे सबूत हाई क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि जब ईडी अरेस्ट करती है तो अभियुक्त को एफआईआर की कॉपी नहीं देती, जैसे कि अन्य किसी भी पुलिस गिरफ्तारी में होता है। ईडी के केस में गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर को इतनी ताकत है कि वो किसी को भी लंबे समय के लिए जेल में डाल सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश करता रहा, ताकि आगे के मामलों में ऐसा ना हो। आप ये वीडियो इसलिए मत देखिए कि केजरीवाल के मामले की सुनवाई में क्या हुआ, बल्कि इसलिए भी देखिए कि ईडी आपके साथ भी क्या क्या कर सकती है। तब आप अपना बचाव कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि गिरफ्तारी विश्वास के कारणों के आधार पर नहीं हो सकती, सबूत भी ठोस होने चाहिए, तो ये आपके अधिकार से जुड़े सवाल है। लेकिन ईडी के वकील इसमें छूट लेने की बात करते रहे कि पीएमएलए में गिरफ्तारी के अधिकार अलग है और व्यापक है, उसके पास विश्वास करने के पर्याप्त कारण है। तब कोर्ट ने विश्वास करने के कारणों की भी व्याख्या कर दी और समझा दिया कि आप किसी को मनमाने तरीके से विश्वास करने के पर्याप्त
कारणों के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि अपराध में शामिल है या किया होगा, इस आधार पर नहीं कर सकते कि आपका विश्वास है कि वो अपराध में शामिल है। ईडी की दलीलों को सुनकर यही लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि गिरफ्तार करना ही था, जैसे ईडी को पता ही नहीं कि गिरफ्तारी क्यों किया गया। बस किसी और की मर्जी होगी और मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल को 21 मार्च की शाम गिरफ्तार किया गया। आज 47 दिन हो गए। ये ध्यान में रखिए कि केजरीवाल ने जमानत की याचिका दायर नहीं की है, बल्कि अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील है कि गिरफ्तारी अवैध है। चुनाव के समय गिरफ्तारी की गई ताकि वे प्रचार में शामिल ना हो सके। इसे चुनावी प्रक्रिया में जो समतल जमीन होनी चाहिए वो जमीन समतल नहीं रह जाती, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह पाती है। भारत के न्याय अभिकर्ता यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता की दलीलें सुनकर लगा कि वे किसी भी तरह से केजरीवाल को बाहर आने से रोकना चाहते थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को हर तरह से संतुष्ट करना चाहा, मगर आज वो सफल होते हुए नहीं लगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई, पूछताछ में देरी क्यों हुई तो किस आधार पर गिरफ्तारी हुई? ईडी के पास इन सवालों को एक भी ठोस जवाब नहीं थे, एक भी ठोस सबूत नहीं था जिसके दम पर अदालत को लाजवाब कर दे और अभिषेक मनु सिंघवी को चुप करा दे। जब कोर्ट ने इंटरिम बेल की बात की तब सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ तक तर्क दे दिया कि एक किसान को अपने खेतों में जाना होगा, एक दुकानदार को अपनी दुकानें खोलनी होगी। आप एक मुख्यमंत्री को इनसे अलग ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं? आप तो राजनेता को एक क्लास नागरिक कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार करना है। क्या एक किराना की दुकान चलाने वाले का धंधा चुनाव प्रचार से कम महत्वपूर्ण है? क्या आप बीज बोने के लिए अंतरिम बेल दे देंगे? आप कैंपेन के लिए अंतरिम बेल कैसे दे सकते हैं? इस पर कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर आप इतना समय लेंगे तो हम जमानत पर इस महीने के आखिर तक विचार नहीं कर पाएंगे। हम चाहते थे कि गर्मी की छुट्टी से पहले केस पूरा हो जाए। चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं। फसल बोने का मौसम तो हर 4 महीने में आता है। हमें आपका तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि कुछ हो जाए, भले हमारे पास सबूत नहीं है तो भी बेल ना मिले और अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में शामिल ना हो। इन दलीलों से उन आरोपों को मजबूती मिलती नजर आ रही थी जब आम आदमी पार्टी के नेता कहते थे इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि दिल्ली में, गुजरात में, पंजाब में कहीं और केजरीवाल प्रचार ना कर सके। इस लेवल पर ईडी की दलील आती नजर आई। जब कोर्ट के सवालों को संतुष्ट नहीं कर पाई तो इन तर्कों के आधार पर जमानत का विरोध करने लग गई। जैसे किसी तरह बस मैं, बाप, हुजूर, सरकार, साहब जी इस मुख्यमंत्री को जमानत ना दे। ध्यान से देखिए, जब एक मुख्यमंत्री की इस तरह हालत की जा सकती है तो आप में से कोई सुरक्षित नहीं है। तुषार मेहता की एक ही दलील थी कि केजरीवाल को जमानत दी गई तो आम आदमी हताश हो जाएगा। लेकिन आम आदमी क्यों हताश हो जाएगा? क्या उसे पीएमएलए के बारे में पता है? क्या उसने कोई फाइल देखी है? फैसला कोर्ट को करना है, सवाल कोर्ट को करना है। अगर अदालत जमानत देने का फैसला करती है तो इसे आम आदमी कैसे हताश हो जाएगा? बिना किसी ठोस आधार के किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को महीनों जेल में रखा जाएगा, तब क्या आम आदमी हताश नहीं होगा? तो ईडी के वकील जमानत का विरोध करते इस बिंदु पर बहस करने लगे कि एक आम आदमी और मुख्यमंत्री के बीच फर्क नहीं किया जाना चाहिए, संवैधानिक बराबरी की बात करने लग गए। ये दलील सुनकर कोई भी सोच सकता है कि जिस मुख्यमंत्री को 47 डेज से जेल में रखा गया है उसे स्पेशल ट्रीटमेंट कहाँ मिल रही है? उसे तो इंसुलिन नहीं दी जा रही है। उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर इंसुलिन दी गई। तो तुषार मेहता किस स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करने लगे? केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को याद दिलाना पड़ा कि लोकतंत्र संविधान के मौलिक ढांचे का हिस्सा है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। यानी कह सकते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री की चुनाव के समय जेल में रखना उस आम आदमी के अधिकारों का भी हनन है जिसने उन्हें चुना है। मेहता अपने बहस में लगातार आम आदमी बनाम राजनेता के अधिकार बनाम चाह रहे थे। आप दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया केवल नेता और राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं होती,
ये आपका भी अधिकार है। सूरत के लाखों लोगों के वोट डालने का शुल्क छिन गया। इंदौर में राष्ट्रपति पार्टी का विकल्प समाप्त हो गया। इसे भी आप आम नागरिकों के आधार का हनन होता है। उन इलाकों की जनता का अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार छीन गया। जब सारी दलीलें कमज़ोर पड़ गई तो तुषार मेहता कहने लगे कि संजय सिंह ने बिल को मिसयूज़ किया है, यानी गलत इस्तेमाल किया है। इसका केजरीवाल के बिल से क्या लेना देना हो सकता है, ये भी तो सोचिए। इसी दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बना एक सरकारी गवाह शादी की सालगिरह बनाने स्पेन गया। एक दूसरा गवाह चुनाव प्रचार कर रहा है। उसके पिता को बीजेपी टीडीपी का उम्मीदवार बना चुकी है। तब क्या तुषार मेहता को याद आया था कि इतने बड़े केस में सरकारी गवाह को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी? तब तो ईडी ने विरोध नहीं किया। क्या उसके स्पेशल ट्रीटमेंट से आम आदमी को कोई हताशा नहीं हुई होगी? लेकिन वे उदाहरण चुनते हैं कि किसान का बीज डालने के लिए क्या बेल मिल सकती है। 47 दिन से एक राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया है। उन्हें किस प्रकार से विशेष ट्रीटमेंट दी जा रही है, जिस आधार पर तुषार मेहता कोर्ट के सामने उनकी जमानत का विरोध कर रहे थे। उनकी दलील में कई बुनियादी खोट थी। उनके कहने का मतलब था कि अगर आम आदमी भूखा है तो मुख्यमंत्री को भी भूखा रहना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री को भूखा साबित किया जा सके। अगर आम आदमी को गलत आधार पर अरेस्ट किया गया है तो उससे बिल्कुल जमानत मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो बीज डाले या फिर किराने की दुकान का शटर खोले। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि सरकारी वकील बार बार कोर्ट के सामने पब्लिक परसेप्शन यानी जन धरना और सोशल मीडिया टिप्पणी का तर्क पेश करने लग जाते हैं। इसी तरह का तर्क इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कोर्ट के सामने रखा गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे कंधे मजबूत है। क्या सरकारी वकीलों को ये याद नहीं रहता कि भारत की अदालत पब्लिक परसेप्शन पर नहीं बल्कि संविधान और कानून पर अपने फैसले आधारित करती है? जनता क्या सोचेगी, कैसे छवि बनेगी, ये आधार तो हो नहीं सकता। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि केजरीवाल से पूछताछ इतना समय गुजर जाने के बाद क्यों हुआ। ये अच्छी बात नहीं है कि जांच एजेंसियां 2-2 साल के समय ले। जस्टिस खन्ना इसी बात पर टिके रहे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार क्या है। कोर्ट इन सवालों से यही जानना चाहता था कि केजरीवाल के समय गिरफ्तारी के समय के बीच इतना देरी क्यों की गई। चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी का वक्त क्यों चुना गया, बस इतनी सी बात पर ईडी के वकील घुमा फिराकर कई बार देने की कोशिश करते रहे, लेकिन जस्टिस खन्ना संतुष्ट नहीं हुए। ईडी कहती रही कि गवाहों में शुरू में केजरीवाल का नाम नहीं लिए, जांच में उनका नाम नहीं आया, और जब हमने जांच शुरू की तो हमारी जांच केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई, इसलिए शुरू में मगुटा या शरद रेड्डी से केजरीवाल के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया। उन पर जांच केंद्रित थी या नहीं थी। शुरू में ईडी के पास कोई कारण नहीं था कि केजरीवाल पर आरोप लगाए, इसलिए सवाल नहीं पूछा गया। एक मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया है और आपके पास इसका जवाब ही नहीं है कि पहले क्यों नहीं पूछताछ की। कोर्ट ने बार बार पूछा कि जांच, पूछताछ और गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लगा। इन दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। 2 साल पुराना मामला है, केजरीवाल को अभी गिरफ्तार क्यों किया गया, ये ठीक नहीं है, इतना वक्त क्यों लगा, कोर्ट बार बार कहता रहा। कोर्ट ने सवाल किया कि इस मामले में केजरीवाल का नाम सबसे पहला कब आया, तो बताया गया कि कुची बाबू के बयान। कुची बाबू तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता के सीए है, यानी उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कोर्ट ने कहा कि आपको इस केस पर फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए था। आखिर आपने पीएमएलए के सेक्शन 19 में अरेस्ट किया है। हमें ये देखना होगा कि ये उनकी गिरफ्तारी के प्रति दिए गए विश्वास के पर्याप्त कारणों के तहत है कि नहीं है। इस पर एसपी राजू ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार अलग होता है। यहाँ कोर्ट ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि नहीं मिस्टर राजू, गिरफ्तारी का आधार और विश्वास के कारणों को एक ही होना होता है। कारण को गिरफ्तारी के आधार से कहीं ज़्यादा व्यापक होना पड़ता है। आपको उस पहलू पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन बयानों में केजरीवाल पर आरोप बन रहा है वो हमें एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर दे दीजिए। 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप में ईडी 1 लाख के होटल बिल का हवाला देने लग गई और उसे मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर पेश करने लग गई। ईडी ने कहा कि गोवा चुनावों के दौरान 7 सितारा यानी 7 स्टार होटल में ठहरे इस होटल का बिल 1 लाख था, जिसे चनप्रीत सिंह ने दिया।
तो क्या 1 लाख रुपया रिश्वत है? तभी जस्टिस खन्ना ने कहा, PMLA 19 सेक्शन पर ध्यान दीजिए। कोर्ट के कहने का मतलब था कि ईडी को बताना होगा कि क्यों गिरफ्तारी किया, उसके पास क्या सबूत थे। बस इसी बात का जवाब आज ईडी नहीं दे पाई कि केजरीवाल को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। उसने जो भी जवाब दिया, अदालत उससे संतुष्ट नहीं हुई। जस्टिस खन्ना ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। जिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की है उसे सारे वैधानिक पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए, स्वतंत्रता के अधिकार का भी ध्यान रखना चाहिए। ईडी के वकील राजू कहते हैं कि PMLA के केस में किसी को दोषी करार देने के लिए सारे सबूत देखने की जरूरत नहीं। तब कोर्ट ने कहा, निर्दोष साबित करने के लिए एक एक सामग्री की जांच परखनी पड़ती है। ये ज़रूरी है PMLA के पूरा साग, ये ज़रूरी है क्योंकि PMLA का पूरा साग यही है। दोषी करार देने में सारे सबूत देखने की ज़रूरत नहीं। बहस की बारीकियों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट ईडी को लेकर आज PMLA के जड़ तक पहुंचा। कोर्ट के सवालों से ईडी के वकील कहने पर मजबूर हो गए कि PMLA कानून दरअसल कैसे काम करता है, कैसे इसमें मनमर्जी चलाना संभव हो जाता है। ईडी के वकीलों के दलील से ही सब कुछ सामने आ गया। इतना सब होने के बाद भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत आज नहीं मिली। पार्टी एक तरह से अनिश्चित हालात में पहुंच गई है कि उसके नेता बाहर आएंगे या नहीं। दिल्ली में 25 मई को मतदान है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को। क्या संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल पार्टी के नेतृत्व की कमी पूरी कर पाएंगे? इस बीच आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनमानस में अपने पति के लिए लड़ती हुई स्त्री की छवि की बहुत गहरी स्मृति है। इस छवि में दुख है, संघर्ष है, बहुत कुछ खो देने का एहसास है। चुनावी मैदान में पहली बार लड़ने को निकली सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनावी क्षेत्र के बीचों बीच खड़ा करने का प्रयास किया है। ये PMLA कानून की भव्य पक्ष को भी जानता है कि सामने ला देती है, जिसे कई विपक्षी पार्टियां खौफ खाती है। पिछले कुछ सालों में ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 विपक्षी दलों के नेताओं और अन्य दलों के खिलाफ सरकार का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीटों में आम आदमी के उम्मीदवार है दिल्ली में। दिल्ली के अलावा पंजाब में उसकी सरकार है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अगर आम आदमी पार्टी के रोड शो देखेंगे तो मोदी के रोड शो से बहुत अलग दिखता है। उसकी लोकेशन अलग है। मोदी चमकीले राजमार्गों पर अपना रोड शो करते हैं। अगर वे राजमार्ग या चमकीले नहीं होते तो उनके रोड शो के पहला चमकीला बना दिया जाता है। आम आदमी पार्टी का रोड शो दिल्ली की पतली तंग गलियों से, बाजारों से गुजरता दिखता है। ऐसी गलियां जिसमें बेतरतीब तारों के झोल लटके हुए होते हैं। ऐसी गलियां दिल्ली की पहचान है। लोग छतों से, छबरियों से उसका हिस्सा बन जाते हैं। सुनीता केजरीवाल के पीछे आप कार पर दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार साई राम को बैठे हुए देख सकते हैं। वे भी सबके साथ हाथ जोड़ रहे हैं। साई राम दिल्ली विधानसभा से तुगलकाबाग सीट से विधायक है और दक्षिण दिल्ली से लोकसभा के उम्मीदवार है। ये वही दक्षिण दिल्ली की सीट है जहां भाजपा ने अपने सिटिंग MP रमेश बिदूरी का टिकट काट दिया। बल्कि सच्चाई तो ये है कि दिल्ली के 7 सीटों पर जीतने वाली पार्टी भाजपा ने इस चुनाव में अपने 6 सिटिंग MP का टिकट काटा है। सुनीता केजरीवाल इस मौके के पहले लाइमलाइट में से दूर रही, लेकिन ये सारे मामलों का सामने आने के बाद सुनीता केजरीवाल मैदान में उतर चुकी है। आपके मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पिछले 1.5 महीने से जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं कहा है। कह रहे हैं जांच चल रही है। अगर ये जांच 10 साल चलेगी तो क्या जेल में 10 साल रखेंगे?
अभी तक कोई भी आदमी जब जेल जाता था वो तभी जाता था जब कोई अदालत उसे दोषी साबित करती थी। अभी ये लोग नया सिस्टम लाए हैं, कहते हैं जब तक जांच चलेगी, मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये सरासर इनकी गुंडागर्दी है, तानाशाही है ये इनकी। सुनीता केजरीवाल अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल से अपनी पहली मुलाकात का हवाला देती है, 30 साल के रिश्ते को याद करती है, सेहत का हवाला देती है, डायबिटीज़ के पेशेंट है बताती है और इसलिए शुगर की बीमारी बोलती है। याद दिलाती है कि कैसे 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर्स के सलाह का उल्लंघन करते हुए लंबा अनशन कर दिया, अपनी जान दांव पर लगा दी। इसका जिक्र आते ही इनके समर्थकों में जोश आ जाता है। इसके फौरन बाद उनके जेल में उनके इंसुलिन बंद कर दिए जाने का जिक्र करने लग जाती है। अरविंद जी पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, सच्चे देशभक्त हैं। हमारी शादी को 30 साल हो गए, 30 साल से मैं उनको देख रही हूं। जब हमारी शादी तय हुई तो उनका एक ही सवाल था, पूछने लगे कि मुझे तो समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उनके मन में बस एक ही जुनून है कि आम आदमी की जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए। 2011 में आंदोलन हुआ, आप सब जानते हैं। 2011 में आंदोलन हुआ, लोगों के हक के लिए उन्होंने 2 बार लंबा अनशन किया, 13-14 दिन तक कुछ नहीं खाया। उनको शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लेते हैं। डॉक्टर्स ने मना किया कि अनशन मत करो, नहीं माने, जान लगा दी अपनी दांव पर। अभी जेल गए। अभी जेल गए, जेल में उनकी इंसुलिन बंद कर दी, उनकी शुगर 300 से ऊपर चली गई। ऐसे तो उनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाता। बड़ी मुश्किल से कोर्ट में जाके परमिशन ली कि इंसुलिन दी जाए। गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। इस चुनाव में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी धुआंधार प्रचार कर रही है। कल्पना और सुनीता में काफ़ी अंतर है। सुनीता धीरे धीरे भाषणों को धार दे रही है। दिल्ली की सत्ता में होते हुए भी आम आदमी पार्टी इस चुनाव को विपक्ष की तरह लड़ रही है, बिना अपने सेनापति के। अरविंद केजरीवाल की आवाज़ इस चुनाव से गायब है। इस चुनाव में लगता है कि फैसला कहीं और से तय हो रहा है। शतरंज की बिसात किसी और ने बिछाई है। जनता अपना नेता नहीं चुन रही है, नेता ने खुद को चुनने का मन बनाया है। बस ऐलान करना बाकी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।